Hello everyone, this is Amit Tripathi, your mentor of chemistry for JEE Main, IIT Advanced and NEET. Guys, आप पढ़ रहे हैं ATC के YouTube चैनल पे मेटलर्जी। जैसा कि आप जानते हैं ये चैप्टर क्लास 12th केमिस्ट्री में आता है और ये JEE Main, NEET और IIT एडवांस के लिए एक क्वेश्चन हमेशा देके जाता है। आज इस पूरे चैप्टर को हम आपको केवल पढ़ाएंगे नहीं, कंप्लीटली फुल एंड फाइनल आपको हम तैयार करा देंगे। आज के बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीटली लर्न हो जाएगा, पूरी तरीके से याद हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेटलर्जी के अंदर। पूरी मेटलर्जी आपको लर्न कराता हूं, इसके बाद मैं आपको पूरी मेटलर्जी डिटेल में तैयार कराऊंगा। सबसे पहले हम माइन से ओर लेके आते हैं। ओर क्या है? ऐसे मिनरल जिससे मेटल आसानी से निकाला जा सकता है। सबसे पहला प्रोसेस होता है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन करने के दो तरीके हैं, फिजिकल कॉन्सेंट्रेशन एंड केमिकल कॉन्सेंट्रेशन। अगर मेटल और इंप्यूरिटीज आपस में रिएक्ट नहीं करी हैं, किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करी है, किसी अलग से केमिकल की जरूरत उसमें नहीं है, तो हम फिजिकल कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। फिजिकल कॉन्सेंट्रेशन करने के कई सारे मेथड्स हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग, अगर मेटल और इंप्यूरिटी के स्पेसिफिक ग्रेविटी में, डेंसिटी में डिफरेंस है तो हम लोग करते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। अगर, या इसको ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं, अगर मेटल और इंप्यूरिटी के मैग्नेटिक बिहेवियर में डिफरेंस हो, एक मैग्नेट को अट्रैक्ट करता हो, एक नहीं करता हो, तब उसके लिए क्या करते हो? मैग्नेटिक सेपरेशन। अगर मेटल और इंप्यूरिटी के वेटिंग बिहेवियर में अंतर हो, एक हाइड्रोफिलिक नेचर का, एक हाइड्रोफोबिक नेचर का हो, तो ऐसे केस में हम करते हैं फ्रोद फ्लोटेशन प्रोसेस। जो भी आप मेटलर्जी पढ़ेंगे फ्रेंड्स, वो ऐसे ओर्स का होगा इन जनरल जिसमें ऑक्साइड ओर होंगे, हाइड्रोक्साइड ओर होंगे, कार्बोनेट ओर होंगे और सल्फाइड ओर होंगे। आपको ध्यान रखना है, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट ओर के लिए इन जनरल हाइड्रोलिक वॉशिंग एंड मैग्नेटिक सेपरेशन करते हैं, और अगर सल्फाइड ओर है तो उसके लिए फ्रोद फ्लोटेशन प्रोसेस करते हैं। एग्जामिनेशन में मेटलर्जी के प्रोसेस कम पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन देकर के ये पूछे जाते हैं कि ये प्रोसेस इनमें से किसके लिए ज्यादा सुटेबल है। तो अगर आप ये जानते हैं कि हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या होता है, आप ये जानते हैं कि मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि किस एग्जाम्पल के लिए प्रोसेस है, तो आपसे गलती हो जाएगी। एग्जामिनेशन को उसके ऑब्जेक्टिव पर्पस से तैयार करना है, ना कि हमें क्लास 12th की तरह उसको थ्योरेटिकली पढ़ते ही पढ़ते जाना है। तो आपको ध्यान देना है, मेटलर्जी में वही बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, पूरी मेटलर्जी पढ़ने के बाद वही बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर पाते जो इसको केवल और केवल थ्योरेटिकली बस प्रोसेस पढ़ लेते हैं। आपको ध्यान देना है, हर पॉइंट्स को जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सबको तैयार करना है। तो आपको ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट ओर में हम करते हैं ग्रेविटी सेपरेशन, जिसको कि हाइड्रोलिक वॉशिंग भी कहते हैं, और मैग्नेटिक सेपरेशन। सल्फाइड ओर में फ्रोद फ्लोटेशन करते हैं। अब डिटेल में हम इससे बात करेंगे। केमिकल कॉन्सेंट्रेशन के प्रोसेस को हम लीचिंग बोलते हैं। केमिकल कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो नोन एज लीचिंग। ओके, अगर मेटल और इंप्यूरिटी में कोई भी एक ऐसी चीज है जो किसी केमिकल से रिएक्ट करके सेपरेट आउट किया जा सकता है, तब उसके लिए हमें लीचिंग प्रोसेस यूज करना होता है। कॉन्सेंट्रेशन के बाद अगला एक्सट्रैक्शन करने के तरीके हैं। एक्सट्रैक्शन करने का तरीका यह है कि पहले हम उसको ऑक्सीडाइज करें बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। अगर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट ओर है तो उसके लिए हम लोग करते हैं कैल्सिनेशन। क्या करते हैं? कैल्सिनेशन। क्या करते हैं? कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में एयर के एब्सेंस में मेटल को हीट करके उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। एंड अगर हम यही काम एयर के प्रेजेंस में करें तो इस प्रोसेस का नाम है रोस्टिंग, और ये सल्फाइड ओर के लिए होता है। ध्यान रखना है, कैल्सिनेशन प्रोसेस हम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट ओर के लिए क्यों करते हैं? ऐसा करने से इनमें से इंप्यूरिटीज के रूप में मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती हैं। लेकिन जब हम रोस्टिंग प्रोसेस करते हैं, एयर के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं, बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट होने के पहले तक जब एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो दोस्तों उसमें से सल्फर की इंप्यूरिटी, फास्फोरस की इंप्यूरिटी, आर्सेनिक की इंप्यूरिटी, मैग्नीज की इंप्यूरिटी ऑक्सीडाइज होकर बाहर निकलती है। फॉर एग्जांपल सल्फर SO2 बन के बाहर निकलता है। तो कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग ये कंपाउंड को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है। एक्सट्रैक्शन का जो अगला प्रोसेस है, इट इज मेटल ऑक्साइड टू फ्री मेटल। जो मेटल ऑक्साइड इस प्रोसेस से मिलेगा उसको फ्री मेटल में ले जाना। आप जानते हो, अगर ऑक्साइड को मेटल में ले जाओगे तो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? रिडक्शन।
इसके लिए अगर हम मेटलर्जी को क्लासिफाई करें तो मेटलर्जी यहां पे 3 तरह की होगी, हाइड्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी एंड इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के लिए आपको ध्यान देना है कि आपके सिलेबस में जो मेटलर्जी है वो है कॉपर, Fe, जिंक और Al का, जिसमें एल्यूमिनियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। कॉपर भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है लेकिन एल्यूमिनियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो उसके लिए इलेक्ट्रोमेटलर्जी आपको करनी है। पायरोमेटलर्जी मतलब हाई टेम्परेचर पे मेटलर्जी, स्मेल्टिंग उसमें से एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके बाद थर्ड इज रिफाइनिंग। रिफाइनिंग करने के बहुत सारे प्रोसेस हैं, रिफाइनिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, उन सबको आपको ध्यान में रखना है कि कब कौन सी रिफाइनिंग होती है। डिस्टिलेशन, अगर मेटल और इंप्योरिटी के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, अगर मेटल और इंप्योरिटी के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो तो हम डिस्टिलेशन करते हैं। लिक्वेशन, अगर मेटल और इंप्योरिटी के मेल्टिंग पॉइंट में अंतर हो तो हम हीट करते हैं, जो जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा वो सेपरेट हो जाएगा। मेटल और इंप्योरिटी में जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा वो लिक्विफाई होकर इजिली सेपरेट आउट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज लिक्वेशन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जिन मेटल्स को हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं उनकी रिफाइनिंग के लिए हम इन जनरल इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किया करते हैं। पोलिंग, ग्रीन वुडन पोल, हरे लकड़ी के डंडे से हम मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि हरे लकड़ी के डंडे से मीथेन गैस निकलती है और वो रिड्यूस करके मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करता है। जोन रिफाइनिंग, इट इज जोन रिफाइनिंग इज अ पर्टिकुलर मेथड फॉर सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनके लिए हम जोन रिफाइनिंग करते हैं। वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग इज एप्लीकेबल फॉर टाइटेनियम एंड जर्कोनियम। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी एडजॉर्प्शन टेक्निक इसमें हम यूज करते हैं। मोन्स प्रोसेस निकल के लिए यूज करते हैं, इट इज ऑल्सो अ वेपर फेज रिफाइनिंग। एंड फाइनली हमें मिलता है प्योर मेटल। इट इज 5 मिनट 1 शॉर्ट रिवीजन ऑफ मेटलर्जी। अब आइए हम लोग डिटेल में मेटलर्जी को पढ़ते हैं ताकि मेटलर्जी एक क्लास में मैक्सिमम चीजें आपको कवर हो जाए और सेकेंड लेक्चर में तो पूरी मेटलर्जी आपकी तैयारी हो जाए। ये मेटलर्जी के स्टेजेस हैं। स्टेज 1 जहां पे हम ओर का सिलेक्शन करते हैं, यानी जो भी अपने सिलेबस में मेटलर्जी है, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक और Fe, इन चारों के आपको ओर्स याद रखने हैं और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सारे ओर्स याद करा दूंगा। इसके बाद हम करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। इसके बाद हम लोग करते हैं थर्ड स्टेज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय कैल्सिनेशन रोस्टिंग एंड देन बाय रिडक्शन। स्टेज 4 इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। स्टेज 4 इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे इस बात को जानते हैं कि मेटलर्जी को हिंदी में धातु कर्म कहते हैं। तो दोस्तों धातु कर्म बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्रियाकर्म। हमारे हिंदू धर्म में जब कोई इंसान मरता है तो पहले उसके डेड बॉडी को हम धुल के और उसमें घी लगाते हैं। इट इज कॉन्सेंट्रेशन, धुलाई करना, वॉशिंग करना, इसके बाद घी वगैरह लगाना, इट इज व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन। इसके बाद उसको शमशान घाट पे ले जाके हम कैल्सिनेशन करते हैं या रोस्टिंग करते हैं, शमशान घाट पे उसकी डेड बॉडी को चला देते हैं। इसके बाद हम रिडक्शन करते हैं, हम उसके अस्थि कलश को ले जाके पानी में बहाते हैं, उसको रिडक्शन करते हैं। एंड फाइनली तभी भी हमें डाउट रहता है कि कहीं इंसान बचा ना हो, तो पंडित को बुला करके 13वें दिन उसके आत्मा की हम शुद्धिकरण करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे क्रियाकर्म होता है इंसान का हमारे हिंदू धर्म में, वैसे ही धातु कर्म मतलब मेटलर्जी होता है। ये याद रखने का एक तरीका था, इस पर आपको बहुत ज्यादा इमोशनल होने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारा ओर है वो मेटल कंपाउंड के फॉर्म में है और उसके साथ ढेर सारी इंप्योरिटीज गैंग भरा हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस गैंग को बाहर निकालेंगे। सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेशन में इस गैंग को बाहर निकालते हैं। इसके साथ जो सैंड है, जो सिलिका है, जो क्ले है, उसको बाहर निकालते हैं। इस गैंग को हम बाहर निकालेंगे। इसको ध्यान दीजिए, इस गैंग को हमें बाहर निकालना है और गैंग को बाहर निकालने के बाद हमारे पास ढेर सारा मेटल कंपाउंड हो जाएगा, जिसको कि अब आगे के प्रोसेस के लिए हमें ले जाना है। ये जो है ये है कॉन्सेंट्रेटेड ओर, जिस ओर के अंदर
इंप्यूरिटीज, जो अनवांटेड इंप्यूरिटीज हैं वो नहीं है, उनको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड ओर। यहां पर अभी हमें मेटल प्योर फॉर्म में नहीं मिला है, मेटल अपने कंपाउंड के फॉर्म में हमें मिला हुआ है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के कई सारे मेथड्स यहां हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग, कोई भी चीज को आप धुलते हो तो ग्राइंड करने के बाद उसकी धुलाई करना है, ये सभी के लिए होता है, आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोलिक वॉशिंग का जो प्रोसेस है वो सब जगह होता है, क्योंकि ज्यादातर माइन से निकलने वाले ओर्स के अंदर सैंड और सिलिका की इंप्योरिटीज होती हैं और उन्हें हमें रिमूव करने के लिए हाइड्रोलिक वॉशिंग करना पड़ता है। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल है, इसको हम तब अप्रोच करते हैं जब मेटल और इंप्योरिटीज के स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी में डिफरेंस हो। हाइड्रोलिक वॉशिंग सभी ओर्स के लिए एप्लीकेबल है। आपको सबसे अधिक ध्यान यही देना है कि कौन सा प्रोसेस किसके लिए एप्लीकेबल है। क्लास 11th और 12th में हम लोग प्रोसेस सब पढ़े होते हैं, बट आज ऑब्जेक्टिव पर्पज से पढ़ेंगे, आज नीट एग्जामिनेशन के पर्पज से पढ़ेंगे, जेई मेन और आईटी एडवांस के पर्पज से पढ़ेंगे। हाइड्रोलिक वॉशिंग सभी ओर के लिए होता है। मैग्नेटिक सेपरेशन ऐसे ओर के लिए मुख्यतः होता है जहां मेटल और इंप्यूरिटीज के बीच में मैग्नेटिक बिहेवियर में डिफरेंस हो, जहां का ओर मैग्नेटिक हो, एक मैग्नेट को अट्रैक्ट करता हो तो एक मैग्नेट को अट्रैक्ट ना करता हो। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस तभी करते हैं जब इंप्यूरिटी हेवियर हो और मेटल लाइटर हो, और ये आमतौर पे सल्फाइड ओर में होता है, स्पेशली फॉर सल्फाइड ओर होता है। एंड जो हमें लीचिंग पढ़ना है, जो केमिकल कॉन्सेंट्रेशन पढ़ना है, वो होता तो कई जगहों पर है, बट अपने सिलेबस में जो मेटलर्जी है उसमें एल्यूमिनियम, गोल्ड और सिल्वर के लिए हमें लीचिंग प्रोसेस पढ़ना है। केमिकल सेपरेशन के मेथड को ही हम लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। अब आइए हम लोग हाइड्रोलिक वॉशिंग जो सभी ओर्स के लिए एप्लीकेबल है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। Hydraulic washing is also known as lavigation. It is also known as lavigation. It is a type of gravity separation because this process takes place only when there is difference in a specific gravity between metal and impurities. ये प्रोसेस आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। इसमें किसी भी, मैं नहीं चाहता हूं कि इसको पढ़ने में हम ज्यादा समय देकर अपना टाइम बर्बाद करें, वीडियोस या एनिमेशन देख के टाइम बर्बाद करें। फटाफट हम लोग को समझ में आ रहा है। ऊपर से क्रश किया हुआ ओर हम डालते हैं और यहां से हम वाटर ब्लो कराते हैं। जो लाइटर है वो पानी के साथ फ्लो कर जाता है और जो हेवियर है वो यहां पर डिपॉजिट हो जाता है। अगर सबके साथ हाइड्रोलिक वॉशिंग होती है तो फिर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जामिनेशन। हाइड्रोलिक वॉशिंग को एक डायग्राम के थ्रू बनाऊं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ओर को हमने ऊपर से ड्रॉप किया, नीचे से हाई फ्लो वाटर दिया हमने। यहां पर जो गैंग पार्टिकल्स हैं, जो इंप्योरिटीज हैं, दे आर लाइटर, तो वो हल्की हैं, इसलिए वो ऊपर की तरफ गैंग निकल गया और हमारे पास जो ये ओर है वो धीरे धीरे हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड ओर इस प्रोसेस से हमने बाहर निकाल लिया। दिस इज फोटोग्राफ फॉर हाइड्रोलिक वॉशिंग। आप देख पा रहे हो, यहां से हम लोग ओर और नीचे से हम लोग पाइप के थ्रू वाटर, और इस तरह से हम लोग इंप्योरिटी को यहां से अलग से सैंड जहां से निकल के बाहर होता है इस तरह से सेपरेट करते हैं। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए, द अर्दी इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द मिनरल्स आर कॉल्ड फ्लक्स, गैंग, स्लैग, रिफ्रैक्टरी मटेरियल। गैंग, यस इट इज गैंग। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, अब यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की शुरुआत हो गई, क्योंकि हाइड्रोलिक वॉशिंग सारे ओर्स में होते हैं। तो जब कोई प्रोसेस स्पेसिफिक होगा तो वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। मैग्नेटिक सेपरेशन, आपको ध्यान देना है, मैग्नेटिक सेपरेशन ये इस तरह का एक अरेंजमेंट है जहां पर मेटल और इंप्योरिटीज दोनों को हम ड्रॉप करते हैं और जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो इससे टच करके, इससे अट्रैक्ट करके इधर की तरफ आएगा, और जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी वो इधर की तरफ निकल आएगा। इस तरह से दोनों को सेपरेट करते हैं। ये तो थ्योरेटिकल प्रोसेस हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसके लिए एप्लीकेबल होता है, आपको ध्यान देना है, दिस प्रोसेस इज एप्लीकेबल फॉर क्रोमाइट ओर। व्हाट इज क्रोमाइट ओर? FeCr2O4। इट इज नोन एज फेरोक्रोम, याद रखना। इट इज ऑल्सो नोन एज फेरोक्रोम। इट इज मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड। इसको एक साथ लिखोगे मिला के FeCr2, और ये देखो 4 ऑक्सीजन, इसको हम लोग कहते हैं फेरोक्रोम। इट इज नोन एज क्रोमाइट ओर।
तो याद रखना कि क्रोमाइट ओर में जो नॉन मैग्नेटिक सिलिकॉन की इंप्योरिटीज होती हैं, उन इंप्योरिटीज को बाहर करने के लिए इस प्रोसेस को हम यूज करते हैं। क्रोमाइट ओर में फेरोक्रोम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है, वो इस मैग्नेट के साथ इधर की तरफ आ जाएगा, और जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है वो इसको छोड़ के इधर की तरफ चला जाएगा, यानी कि इसके अंदर जो सिलिकॉन की इंप्योरिटी है वो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करता। अब दूसरा ओर जिसमें ये प्रोसेस यूज किया जाता है उसको भी आपको ध्यान से समझना है। सेकेंड ओर जिसमें ये प्रोसेस यूज होता है, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट ओर इज वोल्फ्रामाइट। आपको ध्यान देना, वोल्फ्रामाइट में भी ये प्रोसेस यूज होता है। एंड व्हाट इज वोल्फ्रामाइट? इट इज SnO2 प्लस FeWO4। SnO2 टिन का ओर है, इसको हम कैसेट्राइट बोलते हैं, और कैसेट्राइट के अंदर जब FeWO4 होता है तो इन दोनों मिक्सचर में को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। तो आपको ध्यान देना है, फेरोक्रोम में और वोल्फ्रामाइट, इन दोनों के अंदर मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस का हम इस्तेमाल करते हैं। और अब हम लोग याद करेंगे फिजिकल कॉन्सेंट्रेशन के सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस, फ्रोद फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोद फ्लोटेशन प्रोसेस स्पेशली होता है सल्फाइड ओर के लिए, क्योंकि सल्फाइड ओर और गैंग में सल्फाइड ओर लाइटर होता है और गैंग हेवियर होता है। ध्यान देना है, ये प्रोसेस स्पेशली सल्फाइड ओर के लिए होता है। ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट ओर के लिए हम इन जनरल करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन, लेकिन सल्फाइड ओर के लिए हम ये प्रोसेस कर। फिजिकल कॉन्सेंट्रेशन में जो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाने वाला सेक्शन है वो है फ्रोद फ्लोटेशन प्रोसेस। आपको याद रखना है, फ्रोद फ्लोटेशन प्रोसेस सल्फाइड ओर के लिए होता है। क्यों? क्योंकि सल्फाइड ओर में गैंग और सल्फाइड ओर के सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस होता है। सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस मतलब सल्फाइड ओर वाटर इनसॉल्युबल है और इंप्योरिटी हेवियर है, वाटर में सॉल्युबल है। Why सल्फाइड ओर्स आर वाटर इनसॉल्युबल? सल्फर की साइज बड़ी होती है, आपने पढ़ा है, अगर एनायन साइज में बिगर हो तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है। तो सल्फाइड ओर आर लेस सॉल्युबल इन वाटर और इनसॉल्युबल इन वाटर, इसीलिए इस प्रोसेस को हम इस्तेमाल करते हैं। पूरे प्रोसेस को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और मैं हर पॉइंट को बहुत यहां डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। यहां पर आपको देखना है, यहां पर A suspension of the powdered ore is mixed with water. ध्यान देंगे, a suspension of powdered ore is mixed with water. पहला पॉइंट है water to this collectors. यहां पर पाइन ऑयल या कोई फैटी एसिड्स जैंथेट के साथ मिक्स करते हैं। ध्यान देना है, पाइन ऑयल यहां पर बबल बनाता है, फ्रोद बनाता है, झाग बनाता है, झाग, और वो झाग के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, उस एयर बबल के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि सल्फाइड ओर को अपने साथ कैरी करें, इसलिए हम डाल देते हैं उसमें कैलेक्टर। कैलेक्टर क्या होते हैं? कैलेक्टर्स आर मेथल जैंथेट्स। जैंथेट्स में क्या है? जैंथेट्स आर गुड एड्सॉर्बेंट ऑफ मेटल सल्फाइड्स। वो अपने सरफेस पे मेटल सल्फाइड को एड्सॉर्ब करके इस पाइन ऑयल के बबल के साथ ऊपर की तरफ फ्लो कर जाते हैं, और ये बबल इस तरह से, इनको हम बाहर, इस एयर बबल को, इस फ्रोद को, इस झाग को हम इस तरह से बाहर लेते जाते हैं। तो ध्यान देना, अगर आपसे पूछा जाए कि यहां फ्रोदर कौन है, झाग कौन बनाता है, तो आप बोलेंगे फ्रोदर इज पाइन ऑयल। फ्रोदर इज पाइन ऑयल। कलेक्टर, कलेक्टर मतलब जो एड्सॉर्ब करता है, जो एड्सॉर्बेंट है, वो कौन है? इट इज जैंथेट्स, इट इज मेटल जैंथेट्स, it is collector, it is adsorbent. So what is the basic principle of froth flotation? Basic principle of froth flotation is adsorption. ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गया जिसको आपको ध्यान देना है। जो ये फ्रोथ बन रहा है, झाग आपके घर में बनता है, आप देखते हैं ये झाग बनता है, झाग खत्म हो जाता है, उस झाग को मुझे स्टेबलाइज करके रखना है, क्योंकि बड़े छोटे से, यहाँ जो मैं ये दिखा रहा हूं इस इंस्ट्रूमेंट में ऐसा नहीं होता है, एक बड़े लेवल पे मेटलर्जी हम करते हैं। कोई गिलास में झाग नहीं बनाते हैं हम लोग, है ना, तो एक बड़े लेवल में मेटलर्जी करते हैं, तो जो झाग बने, जो फ्रोथ बने, वो खत्म ना हो, इसलिए हम फ्रोथ को स्टेबलाइज करने के लिए, आप ध्यान देंगे, हम लोग यूज करते हैं क्रिसॉल या एनिलीन। क्रिसॉल या एनिलीन। तो तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए भाई, कौन कौन? पहला, फ्रोदर, झाग बनाने वाला कौन है? पाइन ऑयल।
कलेक्टर कौन है? जैंथेट। एंड तीसरा है स्टेबलाइजर ऑफ फ्रोथ कौन है? जो झाग को स्टेबलाइज करके रखता है वो कौन है? वो है क्रिसॉल और एनिलीन। यहां पे 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। अब आगे के प्रोसेस, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि रोटेटिंग पैडल व्हील है जो कि इसको क्या करता है? रोटेट करता है, अंदर एयर ब्लो कराता है। यहां एयर की सप्लाई भी करते रहते हैं और इसको रोटेट करते हैं। जब अंदर एयर की सप्लाई होगी तो पाइन ऑयल का झाग बनेगा, पाइन ऑयल का झाग बनेगा। इस तरह से देखिए फ्रोथ का फॉर्मेशन हो रहा है, फ्रोथ का फॉर्मेशन हो रहा है। फ्रोथ लाइट होता है और ये फ्रोथ क्या अपने साथ मेटल सल्फाइड को ऊपर की तरफ ब्लो करके ले जाता है और हम इस तरह से इनको बाहर निकाल लिया करते हैं। एक्चुअल में जो हम लोग देखते हैं प्रोसेस वो कुछ इस तरीके से होता है। ये रियल फोटोग्राफ है जो छोटे छोटे जगहों पर फ्रोथ रोटेशन प्रोसेस होता है, उसका रियल फोटोग्राफ है। ये बड़े लेवल पर फ्रोथ रोटेशन प्रोसेस का ग्राफ है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर मेटल सल्फाइड को ऊपर की तरफ ले जा रहा है ऑयल, अपनी साथ ले जा रहा है, तो अगर एक से ज्यादा मेटल सल्फाइड है तब क्या होगा? गैंग नीचे है पानी में और मेटल सल्फाइड ऑयल के फ्रोथ के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर एक से ज्यादा सल्फाइड है तब फिर क्या होगा? ये सोचने वाली बात है। अगर दो सल्फाइड प्रेजेंट है तब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो ध्यान दें, उसके लिए हम ऐड करते हैं डिप्रेसेंट। उसके लिए हम ऐड करते हैं डिप्रेसेंट। कैसे ऐड करते हैं? कैसे डिप्रेसेंट हम यूज करते हैं? ध्यान दीजिए, डिप्रेसेंट आप समझते हैं ना? 2 बच्चे पीएमटी की तैयारी कर रहे हो, 2 बच्चे आपके साथ एक साथ तैयारी कर रहे हो, तो कभी कभी एक बच्चा दूसरे बच्चे को डिप्रेस कर देता है इसलिए कि शायद ऐसा करने से उसकी रैंक नीचे आएगी तो मेरी रैंक ऊपर चली जाएगी। डिप्रेसेंट। तो यहां पर जो डिप्रेसेंट है इट इज सोडियम साइनाइड प्लस KOH, एल्केलाइन सोडियम साइनाइड। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है कैसे काम कर। देखिए 2 ओर है, ओर 1 और ओर 2, 2 ओर है और दोनों सल्फाइड। फॉर एग्जाम्पल PbS, ZnS, दो ओर हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर डिप्रेसेंट डाल दिए। तो डिप्रेसेंट क्या करता है? इनमें से एक ओर से रिएक्शन करेगा और एक ओर को छोड़ देगा ऑयल के साथ ऊपर जाने के लिए। तो जिस ओर के साथ वो रिएक्शन करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा, वो ओर डिप्रेस हो गया, वो ऊपर एयर बबल के साथ नहीं गया। फिर क्या हुआ? अब हमने ओर 1 से डिप्रेसेंट रिएक्शन कर गया और हमारे पास ओर 2 क्या हो गया? फ्री हो गया ऑयल के साथ ऊपर जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। अब देखिए हमारे पास अगर जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड का मिक्सचर है, तो जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड को अगर आप रिएक्ट कराते हो सोडियम साइनाइड के साथ, तो आप जानते हो कि जिंक डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ट्रांजिशन मेटल्स आसानी से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो जिंक सल्फाइड सोडियम साइनाइड के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसका सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट है ना। जो लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पढ़े हैं उसे ऐसे याद कर लेंगे, सोडियम जिंक और साइनाइड 214 नंबर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। 214 नंबर मतलब 214 है ना, 2 सोडियम, 1 जिंक और 4 साइनाइड। इस तरह से आप याद कर सकते हैं ना। अब जो PbS है वो बचा रह गया, तो PbS क्या हुआ? ऑयल के साथ ऊपर चला गया। अब आप चाहते हो अगले स्टेप में जिंक सल्फाइड, PbS को मैंने सेपरेट कर लिया, अब चाहते हो गैंग से हम जिंक सल्फाइड को भी सेपरेट कर लें। तो अब हम इसमें एक एक्टिवेटर डालते हैं। पहले डिप्रेसेंट डाला, अब इसमें एक्टिवेटर डालते हैं और एक्टिवेटर के तौर पे आम तौर पे जो हम यूज करते हैं वो है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या करेगा? कॉपर सल्फेट जब हम सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट में कॉपर सल्फेट को डालेंगे तो कॉपर साइनाइड के साथ अपना कॉम्प्लेक्स बना लेगा और जो जिंक है वो वापस जिंक सल्फाइड बन के ऑयल के फॉर्म में ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो आपके पास यहां बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के पॉइंट्स हो गए। आपसे अगर सवाल पूछे जाए, छोटे छोटे सवाल, बताइए इस प्रोसेस में फ्रोदर झाग बनाने का काम करता है पाइन ऑयल। इस प्रोसेस में कलेक्टर के रूप में कौन यूज होता है? जैंथेट्स, मेटल जैंथेट्स। अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर फ्रोथ को स्टेबलाइज कौन करता है? क्रिसॉल एंड एनिलीन। अगर अगला सवाल पूछा जाए व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फ्रोथ रोटेशन, तो आप बोलेंगे एडजॉर्प्शन। मेटल और इंप्योरिटी में, मेटल और गैंग में कौन पानी में सॉल्युबल है और कौन ऑयल में? तो ऑयल में कौन है? सल्फाइड, इसलिए उसको क्या बोलोगे? हाइड्रोफोबिक। और पानी में कौन है? गैंग। अगर एक से ज्यादा अगर सल्फाइड के मिक्सचर हैं
तो पहले एक को डिप्रेस करते हैं और डिप्रेसेंट के फॉर्म में यूज करते हैं सोडियम साइनाइड प्लस KOH, या आप बोलो एल्कलाइन सोडियम साइनाइड। अब उसको अलग करना है तो उसके लिए एक्टिवेटर यूज करते हैं कॉपर सल्फेट। मुझे लगता है फ्रोज फ्लोटेशन एकदम अच्छे से आपको याद हो गया होगा। अब इसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से नहीं बनेगा। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स बॉक्साइट ओर। एल्यूमिनियम का जो मेन ओर है वो बॉक्साइट है, उसका फॉर्मूला है Al2O3.2H2O। हम डिटेल में आपको सारे एल्यूमिनियम के ओर्स लर्न करवाएंगे अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन फिलहाल इसके केमिकल कॉन्सेंट्रेशन के 3 प्रोसेस हैं, हॉल्स, बेयर्स एंड सरपैक। आप ध्यान दो कौन प्रोसेस कब यूज होता है और उसके पीछे क्या लॉजिक है। देखो, हॉल और बेयर प्रोसेस इस तरह के बॉक्साइट ओर के लिए करते हैं जिनके अंदर आयरन ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड, जिसको कि हम रूटाइल भी बोलते हैं, इनकी इंप्योरिटी, आयरन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड जिसको कि रूटाइल बोलते हैं, अगर इसकी इंप्योरिटी प्रेजेंट हो तो हम हॉल एंड बेयर प्रोसेस यूज करते हैं। और अगर इस बॉक्साइट के अंदर जो इंप्योरिटी है वो सिलिका है, अगर सिलिका एज इंप्योरिटी है तो ऐसे केस में हम लोग यूज करते हैं सरपैक प्रोसेस। देखो, ये मेटल के ऑक्साइड है, टाइटेनियम, आयरन मेटल के ऑक्साइड हैं, और मेटल के ऑक्साइड्स किस तरह से होते हैं? मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। ध्यान दो, ये बेसिक नेचर का है, और ये सिलिका नॉन मेटल का ऑक्साइड है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। हमारे पास Al2O3 एम्फोटेरिक नेचर का होता है। आप सब लोग को याद होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं? ZnO जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, गैलियम ऑक्साइड, Ga2O3, आप सब लोग को याद होगा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं? जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बेरिलियम, क्रोमियम, गैलियम, लेड ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, ये मेनली एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और भी एम्फोटेरिक कई सारे ऑक्साइड हैं, लेकिन अभी अगर हम लोग इनको याद करें, जनाबे अली बेकार गाए पंजाबी सॉन्ग, जनाबे अली बेकार गाए पंजाबी सॉन्ग, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये जो ऑक्साइड आपको दिख रहा है वो एम्फोटेरिक नेचर का है, और ये कैसा है? बेसिक, और ये कैसा है? एसिडिक है। अब क्या चाहते हो आप एक ऐसा केमिकल यूज करो जो इंप्योरिटी से रिएक्शन ना करे, इससे रिएक्शन करे, इससे, क्योंकि मुझे इसको रिएक्ट करके बाहर निकालना है, इंप्योरिटी को छोड़ देना है। इस इंप्योरिटी के साथ ना करे, इसके साथ ना करे, इसके साथ करे। अब मेरे को बताओ, अगर तुम चाहते हो कि यहां पर बेसिक इंप्योरिटी है तो कौन सा केमिकल डालोगे? ऐसा केमिकल डालोगे जो बेसिक होगा, क्योंकि बेस से रिएक्शन नहीं करता। इसलिए यहां पर आप बेसिक इंप्योरिटी अगर प्रेजेंट है तो यहां पर बेस यूज करोगे। तो हॉल प्रोसेस में Al2O3 के साथ हम लोग यूज करते हैं सोडियम कार्बोनेट, और यहां पर Al2O3 के साथ यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड का सॉल्ट है, बेसिक नेचर का होगा। ये भी बनाएगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और ये भी बनाएगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। फर्क यह है कि यहां सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के साथ वाटर बनेगा, और यहां पर साथ में CO2 भी बनेगा और वाटर भी बनेगा। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है। अब इस स्ट्रॉन्ग कंपाउंड को मुझे स्टीम पास करना होगा, वाटर वेपर में पास करूंगा तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम इसके लिए भी जब मैं वाटर वेपर पास करूंगा तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब 1200 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो इसमें से मॉइस्चर निकल जाता है। मैंने आपको बताया था कैल्सिनेशन में एयर के एब्सेंस में हीट करने से मॉइस्चर निकल जाता है। हाइड्रोक्साइड ओर के लिए, ऑक्साइड ओर के लिए और कार्बोनेट ओर के लिए कैल्सिनेशन होता है। तो बस यहां कैल्सिनेशन करना है, एयर के एब्सेंस में इस टेम्परेचर पे हीट करना है तो मॉइस्चर निकल जाएगा। हमें क्या मिलेगा? Al2O3। देखो ये Al2O3 इन दोनों इंप्योरिटी से फ्री है, क्योंकि जो हमने केमिकल यूज किया हॉल प्रोसेस में सोडियम कार्बोनेट और बेयर प्रोसेस में NaOH, इन दोनों ही प्रोसेस में
जो केमिकल यूज किया है वो इनसे रिएक्शन नहीं करी, क्योंकि ये भी बेसिक और हमारी इंप्योरिटी भी बेसिक। अब बताओ क्या NaOH को या सोडियम कार्बोनेट को इसमें हम यूज कर पाएंगे? सिलिका एसिडिक इंप्योरिटी है, और अगर एसिडिक इंप्योरिटी में इन बेसिक बेस को आप यूज कर ले रहे हो, इस केमिकल को यूज कर ले रहे हो, तो इसके साथ भी रिएक्शन हो जाएगा। अब हमें कैसा लेना चाहिए? हम जानते हैं एसिड एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। अगर तुम कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हो तो इसके साथ रिएक्शन करके इसको बेकार कर देगा, एल्यूमिनियम को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो फिर हम लोग इसके लिए एक अलग प्रोसेस यूज करते हैं, और वो प्रोसेस है Al2O3 में हम लोग नाइट्रोजन का मिक्सचर करके, नाइट्रोजन गैस और कोक, Al2O3 को कोक के साथ मिक्सचर करके नाइट्रोजन गैस फ्लो कराते हैं, तो एल्यूमिनियम का नाइट्राइड बन जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो एल्यूमिनियम का नाइट्राइड है, जब इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहां पर देखो +3 है और यहां पर -3, वाटर का OH ये लेके बन जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और वाटर का H लेके ये बन जाएगा अमोनिया। वापस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को इसी टेम्परेचर पर इग्निशन करोगे तो हमें फाइनली मिल जाएगा Al2O3। Al2O3 इज प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एल्यूमिना। Al2O3 इज प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अभी हमने कॉन्सेंट्रेशन किया, अभी हमें एल्यूमिनियम नहीं मिला, हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिला है। इस ऑक्साइड में ये और ये इंप्योरिटीज अब नहीं है, तो हमें ध्यान देना है जैसी इंप्योरिटीज वैसा प्रोसेस। तो हॉल प्रोसेस और सरपैक प्रोसेस दोनों में हम सोडियम कार्बोनेट लें या NaOH लें, बेसिक केमिकल लेते हैं जिसका नेचर बेसिक हो। जबकि सरपैक प्रोसेस में हम लोग यूज करते हैं कार्बन +N2 जो कि सिलिका के साथ रिएक्शन नहीं करता, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को कार्बन रिड्यूस नहीं करता, जबकि Al2O3 को कार्बन रिड्यूस करता है। फाइनली यहां से हम एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाए या यहां से सोडियम मेटाएल्यूमिनेट बनाए। इसको स्टीम में हीट करके हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और इसको हाइड्रोलिसिस करके कर लेते हैं। इसके लिए स्टीम की जरूरत नहीं है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के बाद का प्रोसेस सबके लिए सेम है, तीनों में ही सेम है। जब इनका हम 1200 डिग्री सेल्सियस पर जब इनको हम हीट करेंगे तो फाइनली ये सभी के सभी कन्वर्ट हो जाएंगे Al2O3 में। दे आर फ्री फ्रॉम देयर इंप्योरिटीज लाइक आयरन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड एंड सिलिका। मेरे ख्याल से पूरा प्रोसेस आप सब लोग को याद हो गया होगा। तो अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। द इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन बॉक्साइट, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, ऑल ऑफ द अबव। सारे सिलिका भी होता है, आयरन ऑक्साइड भी होता है और टाइटेनियम ऑक्साइड भी होता है, ऑल द अबव। अगर हमें आयरन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड को बाहर निकालना हो तो हम हॉल एंड बेयर प्रोसेस करते हैं, और सिलिका को बाहर निकालना हो तो सरपैक प्रोसेस हम करते हैं। ध्यान रखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन इज यूज्ड इन लीचिंग ऑफ एल्यूमिना? NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, बोरॉन हाइड्रोक्साइड। विच वन? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब हमारा फिजिकल कॉन्सेंट्रेशन और केमिकल कॉन्सेंट्रेशन के प्रोसेस याद हो चुके हैं आप सब लोग को। आपको याद हो चुका है हाइड्रोलिक वॉशिंग, आपको मैग्नेटिक सेपरेशन, उसके एग्जाम्पल कहां पे होता है, फ्लोटेशन बिल्कुल दिमाग में घूम रहा है आपको, और आपको घूम रहा है एल्यूमिनियम के लिए लीचिंग प्रोसेस। अब आपको सीखना है अगला आइसोलेशन का मेथड। मैंने बोला था कि सेकेंड प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन। इसमें दो स्टेप्स हैं। एक स्टेप है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। अगर ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं है तो, अगर ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं है तो ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, और जब वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा तब उसको हम मेटल में रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करके मेटल में कन्वर्ट करेंगे। देयर आर टू प्रोसेस। अब मैं आपको सबसे पहले प्रोसेस की बात करता हूं कि कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड्स कैसे होते हैं। आइए बड़े ध्यान से समझिए। इसके लिए दो प्रोसेस है, एक को अपन बोलते हैं कैल्सिनेशन और एक को बोलते हैं रोस्टिंग। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, इन दोनों प्रोसेस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उनको आप ध्यान से समझिए। यहां पर हम ओर को हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ एयर। ओर को हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर बिलो मेल्टिंग पॉइंट, है ना। ओर को मेल्ट होने के पहले तक हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो जानते हैं क्या होता है, इसमें से ओर में से
वाटर और CO2 टाइप की इंप्योरिटी यहां से रिमूव हो जाती है। ध्यान देना है आपको, कैल्सिनेशन प्रोसेस हम मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड को, धुआं और पानी को निकालने के लिए करते हैं। तो भाई ये प्रोसेस कहां करते हो? जहां पे धुआं और पानी होगा। और धुआं और पानी कहां होता है? फॉर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट ओर्स। रोस्टिंग में क्या करते हैं हम लोग? रोस्टिंग में ओर को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर। इन प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर के प्रेजेंस में हीट करने से क्या होता है? पर्टिकुलरली ये सल्फाइड ओर के लिए होता है। ये सल्फाइड ओर के लिए होता है। और सल्फाइड ओर के अंदर जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, वो जो इंप्योरिटीज हैं वो है फास्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर, मैग्नीज। और ये सारी इंप्योरिटीज ऑक्सीडाइज्ड होकर के बाहर निकलती हैं। इनको ऑक्सीडाइज होने के लिए एयर चाहिए, इसलिए एयर के प्रेजेंस में अगर आप हीट करते हो तो यहां पर SO2 निकलेगा, यहां पर P4O10 निकलेगा, यहां पर MnO2 निकलेगा। इनका निकलना या इनको ऑक्सीडाइज होकर बाहर निकलना कहलाता है रोस्टिंग। कुछ ऐसे भी ओर हैं, ध्यान देना, NCERT में मेंशन है, जहां पे दोनों काम करते हैं। एक आयरन का ओर है जिसका नाम है सिडराइट, FeCO3 है तो कार्बोनेट ओर। देखो कार्बोनेट ओर के लिए प्रोसेस होता है, लेकिन उसके अंदर ये सारी इंप्योरिटी भी है। तब क्या करोगे? तब उसमें कैल्सिनेशन भी करोगे ताकि CO2 निकल जाए, धुआं निकल जाए, और उसके अंदर फिर रोस्टिंग भी करोगे। दोनों ही प्रोसेस करना पड़ेगा। हाँ ये जरूर है कि एयर के प्रेजेंस में रोस्टिंग करोगे तो जो मेटल है ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, होने दो। वैसे भी आयरन कार्बोनेट को तोड़ोगे तो आयरन ऑक्साइड ही बनता है। तो ये है सेकेंड प्रोसेस, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। और अब हम लोग सीखते हैं रिडक्शन, थर्ड प्रोसेस। रोस्टिंग पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी बनता है, आपको ध्यान देना है कि जब जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड की तरह सल्फाइड ओर को एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो जो SO2 बनता है उसका क्या रोल है? तो आपको ध्यान देना, उस SO2 का रोल है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एक अगला सवाल यहां पर यह भी बनता है कि इस प्रोसेस को जिस कन्वर्टर में, जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर करते हैं उसका क्या नाम है? इट इज नोन एज रिवर्बरेटरी फर्नेस। इट इज नोन एज रिवर्बरेटरी फर्नेस। आपको ध्यान देना है, इसको हम रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर इस प्रोसेस को हम लोग करते हैं।